नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत का भूगोल चल रहा है यहाँ पे। और अभी तक हम लोगों ने भारत के बारे में काफी हद तक बेसिक जानकारियां प्राप्त कर ली हैं। ठीक है, तो कई लोगों को ये लग रहा है, अभी कई लोगों से बात हुई और जिन लोगों ने वीडियो देखा मेरा, उन्होंने कहा कि ये कैसी बेसिक सी चीजें पढ़ा रहे हैं आप, ये तो सबको आता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो चीजें हम बता रहे हैं ये बेसिक है, लेकिन एग्जाम में डायरेक्टली इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि ये हर बंदा जो भी स्टूडेंट है जो तैयारी करता है वो पूरी अच्छी तरीके से इसको जानता हो। ठीक है, इसलिए इसको बताया जा रहा है। और बाकी जब आगे हम बढ़ेंगे तो बिना इसके जाने हम आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो बेसिक जानकारियां हैं जो अभी हम 2-3 वीडियो में जो भी पढ़े हैं वो बहुत ही आवश्यक है जान लेना। उसके बिना हम आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जो भी एक समुद्री सीमा होती है किसी भी देश के लिए, एक समुद्री सीमा बनाई जाती है, क्योंकि आप जानते हैं समुद्र जो होता है संसाधनों का भंडार होता है। ठीक है, अगर उसमें समुद्री सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी तो जितने भी देश हैं कोई भी कहीं पे भी आकर के अपना हक जमाने लगेगा। ठीक है, तो उसमें जो है देशों के बीच में विवाद शुरू होंगे। उन्हीं विवादों को खत्म करने के लिए ये समुद्री सीमा जो है वो बनाई गई। तो एक ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक समझौता हुआ है 1982 में। एक समझौता हुआ, आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है अनक्लोज के नाम से, UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ऑन द लॉ ऑफ सी। लॉ ऑफ सी मतलब समुद्र का कानून। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये समझौता हुआ था। जितने भी उसमें देश उस समय शामिल थे उन सबके बीच में एक समझौता हुआ जिनसे ये प्रादेशिक जो भी समुद्री सीमा है हर देश के लिए ये लागू की गई। ठीक है, जिससे कि कोई भी विवाद आसपास के देशों में ना हो सके। तो उसी में हम देखेंगे जिसको कई भागों में विभाजित किया गया है, सबको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जिसमें है इसको प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में टेरिटोरियल सी बोला जाता है या क्षेत्रीय सागर, क्षेत्रीय सागर भी बोला जाता है उसको। ठीक है, तो उसमें मैंने लिखा है आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक अधिकार होता है। आधार रेखा क्या होता है, सबसे पहले ये जान लें कि आधार रेखा क्या होता है। आप किसी भी कंट्री को मैप में अगर अच्छे से देखेंगे, एटलस में उसको, तो वो जो है कहीं पे भी ऐसे सीधा नहीं गया है। ठीक है, जैसे भारत का ही अगर देखें ये हिस्सा जो है, तो ये जैसे मैंने तो काफी सीधा बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप एटलस में देखेंगे इसको तो बहुत ही तोड़ मोड़ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो इसी को सीधा करने के लिए जितने भी ये उठे हुए सिरे हैं इनको मिला करके एक काल्पनिक आधार रेखा बनाई गई है जहां से इन दूरियों को मापा जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज है जो ये बनाया गया है इसी को आधार रेखा कहते हैं। ठीक है, तो और एक चीज और है, जो ये बॉर्डर है स्थल, जो भी किसी भी देश का जो बॉर्डर है, जैसे भारत का जो भी ये बॉर्डर है उसके और आधार रेखा के बीच का जो जल है उसको आंतरिक जल कहा जाता है और उस क्षेत्र को आंतरिक जल क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, आधार रेखा से स्थल के जो बीच का स्थान होता है इसको आंतरिक जल के नाम से जानते हैं। तो आधार रेखा समझ गए। अब जो भी दूरी काउंट होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 सीमा बनाया है, उसको अभी समझेंगे हम। उन सीमाओं को जो है आधार रेखा से ही हम मापेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल सी। इसकी जो दूरी होती है आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक होती है। ये पहला सीमा जो मैंने बनाया है यही है प्रादेशिक जल सीमा। इसकी दूरी कितनी होती है आधार रेखा से? 12 समुद्री मील। ठीक है, समुद्री मील जो है, एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। इसको चाहे तो आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर। तो आधार रेखा से जो प्रादेशिक जल सीमा है वो 12 समुद्री मील निर्धारित किया गया है। तो इसके बीच में क्या होता है, ये जो सीमा है इस सीमा के बीच में जो कोई भी देश हो, हम भारत की बात करेंगे, भारत जो है उसका संपूर्ण अधिकार होता है। संपूर्ण अधिकार, यहां पे मैंने लिखा हुआ है संपूर्ण अधिकार होता है। इस क्षेत्र में वो जो चाहे वो कर सकता है, उस पर
उसका संपूर्ण अधिकार इस क्षेत्र में प्रादेशिक जल सीमा है उस क्षेत्र में उसका संपूर्ण अधिकार होता है। ठीक है, अगला है दूसरा संलग्न क्षेत्र, जिसको कंटिन्यूअस जोन या अभिछिन्न मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अभिछिन्न मंडल, इसको अभिछिन्न मंडल भी कहा जाता है। अभिछिन्न मंडल के नाम से भी संलग्न क्षेत्र को जाना जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो दूसरी सीमा हमने यहां पर निर्धारित की है, जो दूसरी सीमा हमने बनाया है, वो उसकी जो दूरी है वो आधार रेखा से 24 किलोमीटर 24 समुद्री मील की होती है। जो प्रादेशिक जल सीमा था उसकी कितनी दूरी थी, 12 समुद्री मील। ठीक है, और ये जो है संलग्न क्षेत्र जो है, जो अविच्छिन्न मंडल है, इसकी जो दूरी है वो 24 समुद्री मील निर्धारित की गई है किसी भी देश के लिए कि आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है वो संलग्न क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं भारत को, यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, साफ सफाई का अधिकार है, सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है, और वित्तीय अधिकार जो भी है वो सब उनके हक में रहे। ठीक है, जो भी जिसकी भी वो सीमा होगी। वित्तीय अधिकार का मतलब क्या है, जैसे सीमा शुल्क जो है, जैसे कोई भी बाहरी जहाज अगर इस सीमा तक आता है, ठीक है, इस सीमा तक आता है और इसको क्रॉस कर जाता है तो वो उससे सीमा शुल्क ले सकता है क्योंकि वो उसका बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये जो है इस सीमा से पहले ही अगर आकर के यहां से वापस चला जाता है तो उससे वह कोई भी सीमा शुल्क वसूली नहीं कर सकता है जब तक कि वह उसके संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल में प्रवेश न कर जाए। ठीक है, तो ये चीजें अब क्लियर हो गई, और यहां तक उसको साफ सफाई का भी अधिकार होता है, वहां पर साफ सफाई और वित्तीय अधिकार जो भी हैं वहां पर उनका वो हनन कर सकता है। अगला है तीसरा, जो है तीसरा सीमा जो मैंने बनाया है यहां पर, वो उसको कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसको शॉर्ट में EEZ के नाम से जानते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र को। इसे साफ कर देते हैं। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, यहां पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है इसकी जो दूरी है आधार रेखा से 200 समुद्री मील निर्धारित की गई है। कितनी, 200 समुद्री मील। ठीक है, 200 समुद्री मील तक जो है जो सीमा बनती है उसको क्या कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, जो भी जिस देश का भी, जैसे भारत का है तो भारत क्या कर सकता है, वहां तक वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान का मतलब क्या है, जो कि मिसाइलों का परीक्षण आपने सुना होगा, मिसाइलों का परीक्षण होता रहता है, तो इस क्षेत्र तक वो जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान करना चाहे, मिसाइलों का परीक्षण करना चाहे, वो यहां पर कर सकता है इस क्षेत्र तक। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक जो आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। और दूसरी बात क्या है, नए द्वीपों का निर्माण। नए द्वीपों का निर्माण का क्या मतलब है, इस क्षेत्र में जो है, ये जो क्षेत्र है यहां तक का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये भारत का है। इसके अंदर चाहे तो वो नए द्वीपों का भी निर्माण कर सकता है अगर उसको लगता है कि हाँ हमें जगह की ज्यादा जरूरत है। जैसा कि आप देख रहे हैं आज लोग चांद पे और मंगल ग्रह पे भी खोज की जा रही है ताकि वहां पर भी रहने की सुविधा बनाई जाए। ठीक है, ऐसी सुविधाओं का वहां पे खोज चल रहा है जिससे वहां पर जाके लोग रह सके। तो जैसा कि भविष्य देखा जा रहा है कि हो सकता है पृथ्वी आगे चल करके रहने लायक ना रहे, या हो सकता है जगह ही ना बचे यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि नए द्वीपों का निर्माण इसलिए भी किया जाए ताकि यहाँ से जो स्थल पे अगर स्थल हमारे लिए कम पड़ता है तो हम निर्माण करके वहां तक जा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख गए नए द्वीपों का निर्माण हो सकता है। और दूसरी चीज, तीसरी चीज जो है सबसे जरूरी, जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये है प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया, वीडियो जब शुरू हो रहा था तभी मैंने ये चीज बताया आपको कि जो समुद्र होता है वो संसाधनों का भंडार होता है। जितने संसाधन आपको पृथ्वी पे यानी कि स्थल पे नहीं मिलेंगे, उससे कहीं ज्यादा जो है संसाधन आपको समुद्र में देखने को मिल जाएंगे। आपने सुना होगा ज्यादातर जो पेट्रोलियम होते हैं, जो गैस होती हैं, वो कहीं ना कहीं समुद्र में ही खनन करके निकाला जाता है। ठीक है, जैसा कि कल के वीडियो में एक बताया था, यहाँ पे एक द्वीप है अलिया बेट द्वीप।
जहां पर प्राकृतिक संसाधनों का खोज किया गया है, जहां पर पेट्रोलियम का खोज किया गया है। ठीक, तो ये जो समुद्र है, हमारा समुद्री हिस्सा जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो 200 समुद्री मील का स्थान है, यानी कि अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वहां तक जो है प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन भारत कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद की बात करें, 200 समुद्री मील के बाद की बात करें तो उसको उच्च सागर कहा जाता है, हाई सी। हाई सी के नाम से जानते हैं, उच्च सागर के नाम से इसको जाना जाता है। इसके जो बाद का क्षेत्र है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के जो बाद का क्षेत्र है उसको उच्च सागर के नाम से जानते हैं। यहाँ जो है, यहाँ पर पूरे विश्व में जितने भी कंट्री हैं, जितने भी देश हैं, उन सबका यहाँ पर समान अधिकार होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद। ठीक है, सभी लोग वहां अपने संसाधनों के लिए जो भी कर सकते हैं वो करेंगे, उनको कोई रोक टोक नहीं होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी आपकी। तो मेन जो चीजें थी ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, इनमें ये दूरी पूछी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि दूरी, जो समुद्री मील दूरी बताई गई है आपको कि किस सीमा में कितनी दूरी तक निर्धारित किया जाता है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो चीजें लिखा गया है, संपूर्ण अधिकार, साफ सफाई या वैज्ञानिक अनुसंधान, प्राकृतिक संसाधन का विदोहन जो है, ये भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको अच्छे से पढ़ ले, समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो भारत के जलीय पड़ोसी देश हैं। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में स्थलीय पड़ोसी देशों के बारे में पूरी जानकारी ली थी, जितने भी जो भी फैक्ट्स हो सकते हैं सबको हमने देखा था। तो अब जो है जलीय पड़ोसी देश जो भी हैं उनके बारे में हम जानकारी एकत्र करेंगे। तो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? अगर जलीय पड़ोसी देश देखा जाए तो सबसे पहला क्या है, अगर इधर पश्चिमी हिस्से से देखा जाए तो एक देश है मालदीव। ठीक है, छोटा सा देश है मालदीव, एक ये है। दूसरा कौन सा है? श्रीलंका। ठीक है, ये आप साफ यहाँ पे नजर आ रहा होगा। दूसरा जो है जलीय पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका। और तीसरा यहाँ पर जो है उसको कहते हैं इंडोनेशिया। सॉरी, यहां पर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है, कई द्वीपों में बटा हुआ है, ये अलग अलग द्वीपों में। और तीसरा जो है, चौथा जो है ये है म्यांमार। ठीक है, तो 4 देश ऐसे हैं जो भारत के जलीय पड़ोसी देश हैं, जिनकी जल सीमा उन देशों से लगती है, भारत से लगती है। तो इन 4 देशों के बारे में आप जानेंगे। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया और म्यांमार। ये 4 देश ऐसे हैं जो भारत के जलीय पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो इनके बीच में भी एक सीमा निर्धारित की गई है, जो प्राकृतिक सीमा ही है, जिनको बनाया गया है कि इनके बीच की ये सीमा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम मालदीव की बात करें, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारत के दक्षिण में स्थित है। मालदीव एक छोटा सा देश है जो एक जलीय सीमा बनाता है भारत के साथ। तो आपने कल पढ़ा था, ये लक्षद्वीप है। ठीक है, ये जो है लक्षद्वीप का हिस्सा है। ये लक्षद्वीप है। ठीक है, और ये दूसरा जो है ये मिनिकॉय द्वीप है। आपने कल के वीडियो में ये जानकारी ली थी। और ये है मालदीव। तो अगर हम देखें कि भारत और मालदीव के बीच में जो सीमा रेखा है वो कौन सी सीमा रेखा है? ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो इसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल। यानी कि जो आप ये 8 डिग्री देख रहे हैं, जो 8 डिग्री चैनल का मतलब क्या है? जो भी एक नंबर डिग्री जो होती है, जिसको चैनल बोला जाता है, एक सीमा बोला जाता है, वो कोई अलग से नहीं है, वो अक्षांश रेखा ही होती है। ठीक है, जैसे ये 8 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसी को 8 डिग्री चैनल बोला जाता है, जो कि भारत और मालदीव के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। यानी कि कौन सा चैनल है जो भारत को मालदीव से अलग करता है? तो वो है 8 डिग्री चैनल। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको जानना बहुत ही जरूरी है कि 8 डिग्री जो चैनल है वो भारत के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। किसको? मिनिकॉय द्वीप को। ये चीज क्लियर हो गई। और दूसरी चीज, इसके बाद आते हैं हम श्रीलंका पे। श्रीलंका के बारे में जानेंगे तो भारत का एक द्वीप है यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने कल पढ़ा था, इसके बारे में जानकारी एकत्रित किया था। इसको कहते हैं पंबन द्वीप, जिस पर रामेश्वरम स्थित है।
जिस पर रामेश्वरम स्थित है। तो यहां से एक वो राम सेतु जो है, राम सेतु के बारे में आप जानते होंगे, राम सेतु जो है यहां से भारत के पंबन द्वीप से लेकर के श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक गया हुआ है, जिसको एडम्स ब्रिज या आदम का पुल के नाम से भी जाना जाता है। इसको आदम का पुल कहते हैं। तो जो इसके दक्षिण का हिस्सा है इसको मन्नार की खाड़ी कहते हैं, जो इसके उत्तर का हिस्सा है इसको पाक की खाड़ी कहते हैं। ठीक है। और एक जल संधि है इन दोनों के बीच में। जल संधि क्या होता है? जल संधि का मतलब क्या है? जल और संधि, जो दो जलों को जोड़े उसी को जल संधि कहते हैं। और ज्यादातर आप देखेंगे, हम जब विश्व का मानचित्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से कि जो जल संधियां होती हैं वो दो जलों को जोड़ती हैं तथा दो स्थलों को अलग करती हैं। ठीक है, यही है जल संधि। ठीक है, जो दो स्थलों को अलग करे और जलों को जोड़े उसको जल संधि कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है पाक जल संधि है इन दोनों के बीच में, श्रीलंका और भारत, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। इसको कहते हैं पाक, पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि किसको अलग करता है? पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है तथा ये बंगाल की खाड़ी है। आपको कल मैंने बताया था ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से, ये मन्नार की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है कौन? पाक जल संधि। तथा भारत को, भारत के तमिलनाडु को या भारत के पंबन द्वीप को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। जो भी फैक्ट है मैं बता रहा हूं, आप इसको लिखते जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि भारत को या भारत के पंबन द्वीप को श्रीलंका से अलग करता है। कौन अलग करता है? पाक जल संधि। और किसको किसको मिलाता है? बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से मिलाता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी आपकी। श्रीलंका के साथ जो भी जल सीमा है इसके बारे में बस इतने ही फैक्ट हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानना है आपको। ठीक है, सिर्फ अगर इतना भी याद रहेगा तो एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे यहां इंडोनेशिया पे। इंडोनेशिया का जो है वो यहीं पे है। इंडोनेशिया जो है वो 3 या 4 द्वीपों में बटा हुआ है। जैसे कि एक जो द्वीप है जो सबसे करीब है भारत के वो है सुमात्रा द्वीप। कुछ इस तरह की स्थिति है सुमात्रा की। फिर यहाँ पे ऐसे जावा है, फिर यहाँ पे ये बोर्नियो है, इस तरीके का कुछ है यहाँ पे सीन है। ये है सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का ही हिस्सा है, इंडोनेशिया का हिस्सा है। ये जो है ये आप देख पा रहे होंगे, इसको कहते हैं ग्रेट निकोबार। आपको कल मैंने वीडियो में बताया था कि ये निकोबार का हिस्सा है, जिसमें ये कार निकोबार है और ये ग्रेट निकोबार है। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इनके बीच में एक चैनल है जिसको कहते हैं ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल क्या करता है? सुमात्रा को, यानी कि इंडोनेशिया के सुमात्रा को भारत के निकोबार द्वीप से, ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। ठीक है, यानी कि जो सुमात्रा है यानी कि इंडोनेशिया है वो किसके करीब में है? भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप के काफी करीब है, जिसके बीच में एक चैनल है जिसको ग्रैंड चैनल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपने देख लिया सुमात्रा है, ये सुमात्रा है और ये ग्रेट निकोबार है। इन दोनों को कौन अलग कर रहा है? ग्रैंड चैनल। इसको ग्रैंड चैनल कहा जाता है, या महान जल संधि इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला है, इसके बाद आगे चलेंगे तो ये तो खैर कल भी मैंने बताया था कि ये कार निकोबार और ग्रेट निकोबार इन दोनों को कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। ठीक है, इसके बाद चलेंगे तो ये अंडमान है और ये निकोबार है। तो ये अंडमान का जो हिस्सा है, अंडमान में सबसे ऊपर कौन सा है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान। ठीक है, और ये जो है ये है कार निकोबार। तो जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक, और थोड़ा अंदर जाए अगर तो ये जो है 10 डिग्री जो चैनल है वो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। किसको अलग करता है? अंडमान द्वीप समूह के लिटिल अंडमान से निकोबार द्वीप समूह के कार निकोबार से अलग करता है। कौन?
10 डिग्री जो चैनल है वो, ठीक है, इन दोनों के बीच में सीमा बनाता है। खैर ये तो अंडमान निकोबार की बात हो गई। उसके बाद हम चलेंगे म्यांमार पे। म्यांमार भी करीब में है, इससे सटा हुआ है, आप देख सकते हैं। और बाकी जो नीचे का हिस्सा है ये एक जलीय सीमा बनाता है भारत के साथ। तो ये जो द्वीप देख रहे हैं इसको कहते हैं कोको द्वीप। कल मैंने बताया था इसके बारे में, चर्चा की थी। तो ये है कोको द्वीप। क्या नाम है इसका? कोको द्वीप। और इसके नीचे जो है वो है अंडमान। तो कोको द्वीप जो है ये म्यांमार का हिस्सा है, अंडमान जो है ये भारत का हिस्सा है, ठीक है। तो इनके बीच में एक चैनल है कोको चैनल। इसको क्या कहते हैं? कोको चैनल। यानी कि अगर एग्जाम में आए कि भारत को म्यांमार से कौन अलग करता है, तो क्या कहेंगे उसको? कोको चैनल। या ये कह दे कि अंडमान को कोको द्वीप से कौन अलग करता है, तो कौन करता है? कोको चैनल। या कह दे उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से कौन अलग करता है, तो वो भी है कोको चैनल, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर ज्यादा अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे, मैप से पढ़ें आप तो ज्यादा बेहतर होगा। रटने में अब आप आज रटेंगे कल भूल जाएगा, लेकिन अगर मैप को अगर दिमाग में फिट करेंगे, जो जिस तरीके से मैंने बताया है आप भी इसको कॉपी पे अगर लिख के इस तरीके से याद करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो ये कभी आप भूल नहीं पाएंगे। तो ये चीजें हैं, आप देख लीजिए। तो कोको द्वीप को अंडमान से कौन अलग करता है? वो है कोको चैनल, ठीक है। तो ये जो चीजें थी, जो भी समुद्री विस्तार है या जो समुद्री सीमा है पड़ोसी देशों के साथ, उसके बारे में हमने जानकारी ले ली है। और इन सब चीजों के बारे में पूरी जानकारी ले ली है हमने। तो ये छोटा सा वीडियो था भारत का जो समुद्री विस्तार है उसके लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।